हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। आज हम 11th कॉमर्स का थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं। ठीक है, आज हम इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में कुछ चीजें जानेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? कुछ ऐसे सिद्धांत अकाउंट के या कुछ नियम कहें या कुछ ऐसी गाइडलाइन कहें जो कंपनी को या किसी बिजनेसमैन को फॉलो करने होते हैं जब वो अपने फाइनेंशियल डाटा को तैयार करते हैं। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे सिद्धांत या कुछ ऐसे नियम या कुछ ऐसी गाइडलाइन जो किसी कंपनी या किसी बिजनेसमैन को फॉलो करने होते हैं फाइनेंशियल डाटा तैयार करने के लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक, अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, अगर हम फीचर्स में आए अकाउंटिंग प्रिंसिपल के, तो ये जो फीचर्स होते हैं ये मैन मेड होते हैं, यानी कि जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल तैयार किए गए हैं वो मनुष्य के द्वारा ही तैयार किए गए हैं, ये प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग फीचर में हम सबसे पहले अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है वो क्या है? मैन मेड। ठीक है, दूसरा फीचर्स इसका कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी कि इसको कोई भी बिजनेसमैन या कोई कंपनी अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल यानी कि अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है, इसको हम इसलिए फ्लेक्सिबल बोलते हैं। ठीक है, थर्ड फीचर ये क्या होते हैं? जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड होते हैं, यानी कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किए जाते हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ये ऑल ओवर फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, जब ये ऑल ओवर फॉलो किए जाते हैं इसीलिए हमको GAAP यानी कि जनरली एक्सेप्टेड, ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक हो गया, ये इसके फीचर्स हो गए। ठीक हो गया, मैन मेड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक हो गया, ये अकाउंटिंग फीचर। अब हम थोड़ा सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं। इसको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एग्जम्पशन। ठीक है, दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। आज हम केवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एग्जम्पशन के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है, क्या धारणाएं होती हैं इनकी अकाउंट्स की? तो सबसे पहले अगर हम देखें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑलरेडी 3 होते हैं। ठीक है, केवल 3 ही हैं ये। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक, कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस ओपन करता है तो वो ये सोच के बिजनेस को ओपन करता है कि ये बिजनेस मेरा लंबे समय तक लगातार चलता रहेगा। ठीक है, कोई भी बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये सोच के बिजनेस को स्टार्ट करता है कि ये बिजनेस मेरा कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा। ठीक है, कोई बिजनेसमैन ये तो सोच के नहीं करता बिजनेस को ये बिजनेस मेरा 2-3 महीने में या 3-4 महीने में वाइंड अप हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा, है ना? ऐसा कोई भी बिजनेसमैन सोच के नहीं चलता है। तो कोई भी बिजनेसमैन ये सोच के चलता है कि जो मेरा बिजनेस है वो कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन में लेते हैं। तो इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं? गोइंग कंसर्न एग्जम्पशन के बेस पे या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे हम अपनी असेट्स में अंतर कर सकते हैं कि कौन सी असेट्स फिक्स असेट्स होगी और कौन सी असेट्स करंट असेट्स होगी। हमने पढ़ा था पहले करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, है ना? नॉन करंट असेट्स फिक्स असेट्स बोल रहा हूं, नॉन करंट असेट्स को करंट असेट्स का मतलब ऐसी असेट जो बिफोर 1 ईयर या तो हमारे पास ऑलरेडी कैश में है या कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हमने करंट असेट माना था जब मैंने आपको पढ़ाया था असेट्स के बारे में, है ना? तो ऐसी असेट या तो वो ऑलरेडी कैश में हो या वो बिफोर 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जा रही हो, उसको हम क्या लेंगे? करंट असेट। ऐसी असेट या तो जो ऑलरेडी कैश में हो या बिफोर 1 ईयर कन्वर्ट हो जाए कैश में, उसको हम करंट असेट्स में लेते हैं। फिक्स असेट्स का मतलब होता है ऐसी फिक्स असेट्स जो हमने लॉन्ग टर्म के लिए एक्वायर करें, यानी कि ऐसी असेट्स जो हमने लंबे समय के लिए बिजनेस में खरीद रखी हैं। जैसे इसमें हम लेते हैं मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है, प्लांट हो गया, ये जो चीजें हम परचेज करते हैं ये हम
लंबे समय के लिए परचेज करते हैं उसको हम फिक्स असेट्स में लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 1 ईयर से ज्यादा हमारे कंपनी में कहें या फैक्ट्री में कहें वर्क करती रहती, लॉन्ग समय के लिए हम उनको एक्वायर करते हैं, लंबे समय के लिए। तो हम ये डिफरेंट तभी कर पाएंगे जब हम ये मान के चलेंगे कि ये बिजनेस हमारा लंबा चलेगा। अगर हम ये मान लें कि ये बिजनेस हमारा मान लो बिफोर 1 ईयर क्लोज हो जाएगा, तो अगर बिफोर 1 ईयर ही क्लोज हो गया तो हम किसको करंट असेट्स में लेंगे, किसको फिक्स असेट में लेंगे, क्योंकि करंट असेट्स क्या होती है जो बिफोर 1 ईयर कन्वर्ट होती है कैश में, और फिक्स असेट्स जो हम लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं। तो हम कैसे कर पाएंगे कि ये फिक्स असेट है या करंट असेट्स है, ठीक है। तो हम इसी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम अपनी फिक्स असेट्स और करंट असेट्स में अंतर कर पाएंगे। ऐसी सेम कंडीशन है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जैसे हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, जिसमें हम बिल्डिंग परचेज करते हैं, फर्नीचर परचेज करते हैं, ठीक है। तो जो भी पैसा हमने लंबे समय के लिए लगा रखा है, फर्नीचर परचेज करना, मशीनरी परचेज करना, ये सारी चीजें जो हमने परचेज कर रखी हैं, जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये लॉन्ग टर्म के लिए कर रखा है, तो हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो हमें रूटीन के खर्चे पे करने होते हैं, जैसे हमें सैलरी लेनी है, कमीशन देनी है, रेंट देना है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, रूटीन नेचर की यानी कि रेवेन्यू नेचर की होती हैं, तो इनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लेते हैं। अब इनमें भी डिफरेंट वे होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हम मानते हैं कि 1 साल से ज्यादा समय के लिए हमने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया हो, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, और जो कम समय के लिए पैसा हमने लगातार रूटीन का खर्च करते हैं उसको हम रेवेन्यू नेचर में मान लेंगे। तो अगर हम ये माने कि हमारा 2-3 महीने बाद ही बिजनेस क्लोज हो जाएगा, तो हम किसको रेवेन्यू मानेंगे, किसको कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर मानेंगे। तो यही गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेस पे हम क्या कर पाते हैं, अपने रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर में डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब कि कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस ये सोच के ओपन करता है कि उसका बिजनेस लगातार चलता रहेगा, ठीक है, जिसके बेस पर हम फिक्स असेट्स और करंट असेट्स यानी कि करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स में अंतर कर सकते हैं, और दूसरा हम किसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंट पैदा कर सकते हैं, डिफरेंट जान सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कंसिस्टेंसी एग्जम्पशन या कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब जो एक जैसा रहे, है ना, यानी कि अकाउंट में जो पॉलिसी, ठीक है, जो प्रैक्टिस, ठीक, हम ये माने कि अकाउंटिंग में जो हमने पॉलिसी एक बार यूज कर ली है, ठीक है, जो प्रैक्टिस एक बार यूज कर ली है, जो मेथड एक बार यूज कर लिया है, वो कंटिन्यू उसी मेथड पे चलता रहेगा, ठीक है। अकाउंट में इस कंसिस्टेंसी एग्जम्पशन का मतलब होता है कि जो पॉलिसी, ठीक है, या जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस या जो अकाउंटिंग मेथड हमने एक बार यूज कर लिया है, वो कंसिस्टेंटली चलता रहेगा। जैसे मान लिया जाए आगे जाके हम डेप्रिसिएशन वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे, इस डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में 2 मेथड हैं। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो अगर हमने एक फाइनेंशियल ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर लिया है, तो हम आने वाले अगले फाइनेंशियल ईयरों में भी स्ट्रेट लाइन मेथड का ही यूज करेंगे। या हमने एक फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज कर लिया है, तो आगे आने वाले ईयर में भी हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का ही यूज करेंगे, ठीक है। ये कौन कहता है, कंसिस्टेंटली कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंटली एग्जम्पशन, ये कहता है, ठीक है। अब क्या हम इस मेथड में चेंज कर सकते हैं कभी? हाँ, अकॉर्डिंग टू रूल अगर कोई लॉ है, अगर कोई लॉ कहता है कि हमें ये मेथड चेंज कर लेना चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा। या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताते हैं कि अब हमें ये मेथड यूज नहीं करना, दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, तब भी हमें अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। तीसरा, अगर हमें अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसको बेटर शो करना है पहले से, तो उस कंडीशन में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी एग्जम्पशन में हमने क्या पढ़ा कि जो पॉलिसी, जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस, जो अकाउंटिंग मेथड हम एक बार यूज करते हैं, उसको हम कंटिन्यू लगातार यूज करते रहते हैं,
कुछ कंडीशन है जहां पर हम इनको चेंज कर सकते हैं, या तो ये लॉ की डिमांड हो, यानी कि लॉ ये चाहता हो कि ये चेंज हो जाए, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये चाहते हैं कि ये मेथड अब चेंज हो जाना चाहिए। नंबर थर्ड, जब हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार को अच्छा शो करना हो, यानी कि बेटर शो करना हो पहले से, तो उस कंडीशन में भी हम कंसिस्टेंसी एग्जाम्पशन में चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है एक्यूरेल एग्जाम्पशन। ठीक है, ये एक्यूरेल एग्जाम्पशन हमें ये बताता है कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हमने जब कर ली है, यानी कि जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं, वो तभी रिकॉर्ड हो जानी चाहिए जब हमने वो ट्रांजैक्शन कर रखी हो, तब नहीं जब उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट हुआ हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो जिस फाइनेंशियल ईयर में हो चुकी हो उसी में हमें रिकॉर्ड कर देनी। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन जिस फाइनेंशियल ईयर में हो चुकी है उसी में हमें उसको रिकॉर्ड करना है, तब नहीं जब उसका सेटलमेंट हुआ। ठीक है, तो मान लिया जाए अगर एक एक्स है, ठीक है, एक एक्स है, एक्स ने क्या किया, परचेज गुड्स फ्रॉम राम रुपीज 20,000 का गुड्स परचेज किया इसने, है ना। ऑन मान लो 23 मार्च 2019। अब हम अपना फाइनेंशियल लेते हैं 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019, जबकि पेमेंट टू राम ऑन 6 अप्रैल 2019, जो हमने राम को पेमेंट किया है वो कब किया है, 6 अप्रैल 2019 को किया है। ठीक है, तो जो एक्यूरेल एग्जाम्पशन है वो ये कहती है कि हमें ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करना है जब वो ट्रांजैक्शन हुई हो, तब नहीं जब उसका सेटलमेंट हुआ। तो इसका मतलब इन दो लाइनों से साफ दिख रहा है कि जो हमने गुड्स परचेज किया है 20,000 का, वो कब परचेज किया है, 23 मार्च 2019, और हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2018 से लेके 31 मार्च 2019 तक का, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है ये 2019 में क्लोज हो जाएगा। तो ये ट्रांजैक्शन इससे पहले हो चुकी है 23 मार्च को, तो हमें 23 मार्च को ही इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, न कि जब इसका पेमेंट हुआ है 6 अप्रैल 2019, यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है ना। तो हमें जो ये रिकॉर्ड करना है हमें उसी समय रिकॉर्ड कर देना है। कहने का मतलब है कि जब हमने ये परचेज किया है, तब नहीं जब हम इसका पेमेंट करेंगे। एक्यूरेल एग्जाम्पशन या एक्यूरेल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन जब हुई हो तभी रिकॉर्ड कर देनी है, तब नहीं जब उसका सेटलमेंट हुआ। ठीक है, तो आज हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल में अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स को पढ़ा, और फिर उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में आज हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एग्जाम्पशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पशन पढ़े, गोइंग कंसर्न एग्जाम्पशन, कंसिस्टेंसी एग्जाम्पशन और एक्यूरेल एग्जाम्पशन। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पशन होते हैं अकाउंटिंग के, बाकी अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं। इन अकाउंटिंग कन्वेंशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू।